ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7ਵਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ OPS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ UPS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੂਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ OPS ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। थैंक यू सो मच लोचन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? त्रिलोचन साहब, देखिए, जब भी पे कमीशन गठित होता है तो उसका तरीका यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और वहाँ जितनी भी एसोसिएशंस या यूनियंस हैं, तो वो पे कमीशन के मेंबर अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज यूनियंस हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो ये अभी 3 नवंबर 2025 को पे कमीशन चूंकि गठित किया गया था और उसके बाद अप्रैल 2026 से उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी थी। तो जी अभी तक लगभग सभी बड़े शहरों में उनकी मुलाकातें हो गई है। अभी जैसे चंडीगढ़ है, चेन्नई है, जयपुर है, इन जगहों पर उनकी अभी मीटिंग्स बाकी है। तो वो मीटिंग्स भी करेंगे और उसके बाद हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट में मीटिंग्स करें कुछ, या और कोलकाता में मीटिंग उनकी हो ही चुकी है। उसके बाद जब मीटिंग हो जाने के बाद फिर वो पे कमीशन की रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद भारत सरकार को उसको सबमिट करेंगे। तो ये प्रोसेस उनका रहता है और अभी वो प्रोसेस चल रहा है। चंडीगढ़ में उनकी मीटिंग्स होने वाली है। वो चंडीगढ़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या यूनियन टेरिटरी के जो एम्प्लॉइज एसोसिएशंस हैं, वो वहां पर पे कमीशन के मेंबर से, पे कमीशन के ऑफिशियल से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त एक रहती है कि अगर उन्होंने पहले से कोई मेमोरेंडम दे रखा है, सबमिट कर रखा है ऑनलाइन, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जी, तो ही उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा। जिन्होंने कोई मेमोरेंडम पहले से सबमिट नहीं किया है, उनको मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा कोई चांस मिलता है। हम्म। ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ? त्रिलोचन जी, मीटिंग्स के बाद, मीटिंग्स में क्या है कि मेमोरेंडम तो पहले ही उनके एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मेमोरेंडम ऑनलाइन जून तक सबमिट किए जा चुके हैं। जी अभी जब पे कमीशन के मेंबर्स आते हैं तो उनका मेमोरेंडम उनके लैपटॉप पर या उनके डिजिटल डिवाइसेस पर पहले से होता है और उसमें जो आपने मेमोरेंडम भेजा है उन्हीं बिंदुओं पर डिस्कशन होता है कि इसमें क्या कमी है,
क्या आपका सजेशन है, क्या सुझाव है आपका, उन सारे मुद्दों पर बातचीत होती है और उसको वो लोग नोट करते हैं, उन पॉइंट्स को। तो इसके बाद फिर वो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद फिर वो अपना जो है उसका रिपोर्ट बनाने पर फोकस करेंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਡਮਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। देखिए उनकी मीटिंग्स तो बीच बीच में ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही होंगी, उनकी मीटिंग्स ओके। तो जो इसमें 3-4 तरह से मेमोरेंडम ले रहे थे। एक तो मंत्रालय के माध्यम से ले रहे थे, हाई कोर्ट्स और जो यूनियन टेरिटरीज में जो कोर्ट्स हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी एसोसिएशन से वो मुद्दे ले रहे थे, और बाकी संगठनों से और पर्सनल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां के डिपार्टमेंट के संगठनों से या डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से भी मुलाकात करते हैं। तो ओके। अलग से इसका कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं है। जब वो चंडीगढ़ में जाएंगे तो चंडीगढ़ प्रशासन से भी कोई ना कोई टीम आएगी उनसे मिलने के लिए, और चंडीगढ़ के जितने भी एसोसिएशन होंगे जिन्होंने अपील की होगी वो भी मुलाकात करेंगे। ਓਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ? देखिए ऐसा कुछ डिसाइड तो अभी पे कमीशन नहीं कर सकता है। पे कमीशन के जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और हम्म। पे कमीशन क्या रिकमेंड करेगा भारत सरकार से वो तो केवल पे कमीशन जानता है। लेकिन अलग अलग संगठनों ने अलग अलग मिनिमम वेज की डिमांड की है। ओके। जैसे जो जेसीएम है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव ऑफ मशीनरी है, जो भारत सरकार के सभी विभागों का या सभी मंत्रालयों का जो मान्यता प्राप्त सिस्टम है, तो जी। उसके माध्यम से 3.83 जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर दिया गया है, तो उससे उन्होंने जो डिमांड की है वो 69,000 की है। ओके। जबकि जबकि बीपीएमएस ने, जो भारतीय मजदूर संघ का एक पार्ट है, उसका एक हम्म। हिस्सा है, उन्होंने इससे भी ज्यादा डिमांड करी है। उन्होंने मतलब 75,000 के आसपास डिमांड की है। तो ओके। अलग अलग एसोसिएशंस ने अलग अलग वेजेस की डिमांड की है। हमने भी उसमें एक बात रखी थी कि पहले जो जो सैलरी का स्ट्रक्चर बनाया गया था वो 3 फैमिली यूनिट्स को ध्यान में रख करके बनाया गया था। 3 फैमिली यूनिट्स में मदर फादर शामिल नहीं थे, क्योंकि एम्प्लॉई और उसका स्पाउस और उसके 2 बच्चे शामिल थे। तो हमने इस बार डिमांड ये की है कि पहले तो इस स्ट्रक्चर को ही ठीक किया जाए। पे ओके। कमीशन जो मिनिमम वेजेस बनाए या मिनिमम सैलरी तय करे, बेसिक सैलरी, उसमें 3 यूनिट की बजाय 5 यूनिट को शामिल किया जाए, उसको ध्यान में रख करके बनाए। तो अगर ऐसा हम्म। करती है तो 7th पे कमीशन में जो 18,000 रुपीज था, अगर आज के समय में जितना भी डियरनेस अलाउंस है, ऐसे समझ लीजिए कि 18,000 रुपये अगर मिनिमम बेसिक सैलरी है तो 28,000 के आसपास उसके पास डियरनेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग लगभग 48,000 रुपये आज के टाइम पर होना चाहिए था। हम्म। प्लस 18 को आप जोड़ देंगे तो 46,000 47,000 करीब करीब बनता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये 3 फैमिली यूनिट्स का है। अगर हम इसे 5 फैमिली यूनिट्स तक जाएंगे तो वो 48 से 50,000 ऐसे करके जाता है मिनिमम जो बेसिक सैलरी। वहां से स्टार्ट करना चाहिए, और अगर इसमें कुछ बेहतर सरकार इम्प्रूवमेंट भी कर देती है तो ये 50 और 70 के आसपास बीच में, दोनों के बीच में हो सकता है कहीं। हम्म। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈ ਉਹ 60% ਹੈ, 60% ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ 50% ਡੀਏ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखिए इस बात की डिमांड हम लोग कई बार उठाते आए हैं कि 2024 में डियरनेस अलाउंस 50% को पार कर गया था। तो हम लोगों ने कहा था कि पे कमीशन की रिपोर्ट को तो आने में भी काफी समय लगेगा, 1-2 साल लगेगा। जी। तो 1-2 साल तक कर्मचारियों को न केवल डियरनेस अलाउंस पे नुकसान होगा, बल्कि टीए और एचआरए पर भी नुकसान होगा। तो हमने ये डिमांड की थी कि 50% जो हमारा डियरनेस अलाउंस है उसको बेसिक में मर्ज कर दीजिए, तात्कालिक राहत के लिए। उससे क्या ओके। होगा कि हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और जो हमारा एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, ये दोनों इम्प्रूव कर जाएंगे थोड़ा सा। तो
तो 10-12% का फर्क आ जाता हमारी सैलरी में आज की डेट में। और हमको भी करीब करीब 2 साल हो चुका होता बढ़ी हुई सैलरी लेते हुए। लेकिन सरकार हम्म ने फिलहाल तो इस पर मना कर दिया, और इस पर कोई अभी उनका पॉजिटिव रुख दिख नहीं रहा है। हम्म। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ EMPLOYE ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ सरकार ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਮ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? नहीं, अभी तक ऐसा इंटरिम रिलीफ को लेकर के कोई भी बात आई नहीं है। अभी जब संसद का सदन चल रहा था उस समय भी कई सांसदों ने इस पर क्वेश्चंस भी लगाए थे। लेकिन सरकार ने अभी तक तो यही कहा है कि पे कमीशन की रिपोर्ट 18 महीने में आएगी। तो 18 महीने का मतलब है कि अप्रैल तक आ जानी चाहिए, अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट। जी। तो पिछली बार को अगर आप ध्यान देंगे, जो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट समय से आ गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही पे कमीशन का गठन कर दिया था। वो ओके। 2016 में ड्यू था और उसको 2015 के शुरुआत में ही उसका गठन कर दिया गया था, और 16 में उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई थी शुरू में ही। लेकिन उसकी रिपोर्ट को मंजूरी मिलते मिलते भी 6 महीने लगे थे सरकार से। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि अगर इस बार बहुत तेज भी काम करेंगे, एक तो पे कमीशन देर से गठित हुआ है, जिसे 2025 के शुरुआत में हो जाना चाहिए था या 2024 के मिड में हो जाना चाहिए था, उसको 2026 में या 2025 के लास्ट में किया गया। और जो पे कमीशन की बैठकें हुई वो खुद देर से शुरू हुई, अप्रैल से शुरू हो पाई। तो आप देखिए कि करीब करीब 16 महीने तो पे कमीशन ऑलरेडी डिले चल रहा है, लेट चल रहा है। तो कितनी भी स्पीड खींचे, मुझे लगता है कि अप्रैल से पहले पे कमीशन की रिपोर्ट तो सबमिट हो ही जानी चाहिए। और अगर सरकार भी थोड़ा सा उस पे तेजी दिखाए, तो अप्रैल मई में मतलब जो है अप्रैल मई या जून में मान लीजिए कि पे कमीशन के अनुसार वेतन और पेंशन मिलना शुरू हो सकता है। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ 'ਚ OPS ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ NPS ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ OPS ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? नहीं नहीं, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है। देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में 15-16 सब्जेक्ट है एक तरीके से। और रही बात एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस, पे कमीशन का परव्यू एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस नहीं है, बल्कि सीधा सीधा पेंशन है। कर्मचारियों के भत्तों में, रिटायरीज के मामले में पेंशन, कम्युटेशन, ये सारी चीजें, इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें पे कमीशन के दायरे में है। पे कमीशन से हम जब रिकमेंडेशन, मतलब हम जब कोई सुझाव रखते हैं, तो हम उसमें ये बताते हैं कि जो वर्तमान जो पेंशन का स्ट्रक्चर है, वो चाहे एनपीएस हो और यूपीएस हो, इनमें ये खामियां हैं। इन खामियों को ऐसे दूर किया जा सकता है। जबकि पहले के सिस्टम में क्या था, जिसको हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, वहां पर ये गारंटीड सिस्टम था। तो इस सिस्टम में अब जब पिछली बार हमारी उनके साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला 30 अप्रैल को, जो मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन साहब है, आईएएस, तो उन्होंने कहा जी। देखिए ऐसा है कि आप भी जानते हो कि मतलब जो है एनपीएस यूपीएस रिमूव नहीं हो सकता, स्क्रैप नहीं हो सकता। आप ये बताओ कि इसमें ऐसा क्या अमेंडमेंट हो जाए, या आपके पास ऐसा क्या मॉडल है जिसको सरकार अगर अमेंड करे, या हम कोई इसमें बात रखें अपनी, ताकि ये मुद्दा रिजॉल्व हो जाए। तो हमने उसमें अपने सुझाव रखे कि अगर एनपीएस चलाना है सरकार को, तो कर्मचारी का अंशदान और सरकार का अंशदान दोनों अलग अलग रखे। कर्मचारी वाले ओके। अंशदान में जीपीएफ की तरह हम जितना चाहे उतना पैसा कटवा सके। हमारे वाले अंशदान पे जीपीएफ के बराबर मिनिमम रिटर्न की गारंटी हो जाए। हम रिटायर हो जाए या नौकरी छोड़ दें, या हमको टर्मिनेट कर दिया जाए, या 56J में जबरिया रिटायर कर दिया जाए, तो हर हालत में हम अपना वाला हिस्सा ब्याज सहित निकल कर लेकर के बाहर हो जाए। और फिर अगर जो पेंशन के लिए जो मतलब शर्तें थी भारत सरकार की, वो शर्तें ये थी कि अगर 20 साल की नौकरी हो गई तो आप वॉलंटरी ले सकते हैं, आपको पेंशन शुरू हो जाएगी। तो वही शर्तें इस एनपीएस में दे दी जाए, तो एनपीएस चलता भी रहेगा और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल भी जाएगी। और इससे बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि सरकार का पैसा घूम फिर करके सरकार के पास ही वापस चला जाएगा। अभी जो एनपीएस में सिस्टम ये है कि सरकार ने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया, वो कभी भी सरकार के पास वापस नहीं जाता है। वो चला जाता है जो फंड मैनेजर कंपनियां हैं, जो जो पेंशन प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं, उनके पास चला जाता है। तो इससे सरकार को तो कोई लाभ नहीं है।
सरकार का पैसा अगर साइक्लिक प्रोसेस में सरकार के पास चला जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। सरकार को बाकी लोगों की पेंशन में या दूसरे भत्तों में मदद करने में उन्हें सपोर्ट मिलेगी। तो ये हमने अपना सुझाव रखा था वहां पर। तो हम्म। पे कमीशन इस पर ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं है उनके पर्व्यू में, ये पेंशन का मसला उनके पर्व्यू में ही आता है। ਹੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤੀ ਇਤਫਾਕਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ ਵਿਲਰ ਸਤੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਦੋਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ 18 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ नेशनल लेवल पे भी कोई प्रोग्राम चल रहा है? जी, अभी हम लोग 6 सितंबर को पूरे देश के कर्मचारी नेताओं को बुला रहे हैं दिल्ली में एक मीटिंग के लिए, ताकि ओल्ड ओके। पेंशन स्कीम को कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे रिस्टोर किया जाए, या एनपीएस में कैसे हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, इसके लेकर के एक बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी 6 सितंबर को कर्मचारियों के नेताओं की महापंचायत में। अब रही बात पंजाब की, तो देखिए अगर आपको याद हो तो पंजाब में पहले कैप्टन साहब की सरकार थी, अमरिंदर साहब की सरकार थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों की मिलीजुली सरकार थी और शिरोमणि अकाली दल भाजपा के साथ अलायंस में रहा है जी। तब से ये पुरानी पेंशन बहाली की डिमांड चल रही थी। हम्म। तो राजा साहब की सरकार चली गई, फिर मेरे ख्याल से उनकी आम आदमी पार्टी की मेरे ख्याल से हाँ जी। सरकार आई, और राजा साहब की सरकार से पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में भी कर्मचारी नेता पंजाब के पुरानी पेंशन ही मांग रहे थे। वो सरकार चली गई, नई सरकार आई, दूसरी पार्टी की सरकार आई। 5 साल तक कर्मचारी अपनी डिमांड करते रहे, एजिटेशन करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, और फिर वो सरकार भी चली गई। फिर आई आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 के आसपास। 2022 में आई, उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पंजाब के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। कर्मचारियों ने पूरा कैंपेनिंग किया और आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में आ गई, और अभी उसको 4 साल होने वाला है, या हो गया 4 साल हो गया डॉक्टर साहब, 4.5 साल होने वाले। जी। उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी निकाल दिया कि हमारी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी। तो आप देखिए कि तीनों ही पार्टियों के समय में, कांग्रेस के समय में भी, भाजपा के समय में भी, और आम आदमी पार्टी के समय भी कर्मचारियों को आंदोलन ही करना पड़ा, लेकिन तीनों ही के राज में किसी में पुरानी पेंशन मिली नहीं। तीनों ने ही धोखा दिया। अभी क्या है कि त्रिलोचन साहब, ये क्रम है, जो पार्टी सत्ता से बाहर होती है वो इस तरह के मुद्दे खोजती रहती है, और जिससे वर्तमान सरकार को नुकसान हो। तो अब वहां भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पास एजेंडा यही है कि ओपीएस बहाल करेंगे। बीजेपी तो इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो केंद्र में है, लेकिन कांग्रेस के पास ये मौका है, और कांग्रेस को हटा करके ये लोग आए थे। तो आप समझिए कि ये लोग धोखा कर रहे हैं। जो पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो बड़ा टेक्निकल और इकोनॉमिकल है। वो जब भी रिजॉल्व होगा नेशनल लेवल से ही होगा, सेंट्रल लेवल से ही होगा। और हम इसके लिए बार बार बोलते हैं कि सेंट्रल लेवल पर अगर हम इस पॉलिसी को अमेंड करा देते हैं, सेंट्रल लेवल पर अगर हम सरकार को समझा लेते हैं, तो बाकी स्टेट्स में ये अपने आप फ्लो कर जाएंगे। अभी अलग अलग स्टेट्स में, अभी हिमाचल प्रदेश में तमाम ऐसे कर्मचारी हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल पाई है, वहां भी अभी समस्या है। दूसरी हिमाचल प्रदेश की मतलब जो है और भी समस्याएं आती रहती है। छत्तीसगढ़ के लोग अभी भी रो रहे, कह रहे हमारी तो पुरानी पेंशन तो बहाल कर दी,
लेकिन हमको पुरानी पेंशन मिल ही नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो क्वालिफाइंग सर्विस है वही 20-22 साल है, 18 साल या 20 साल है उनके यहाँ। तो लोगों की रेगुलर सेवाएं ही उतनी लंबी नहीं हो रही। तो वो ये कह रहे हैं कि हमको तो ओपीएस में भी कोई फायदा नहीं हुआ और हमको एनपीएस में भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी राजस्थान सरकार का देखिए, राजस्थान सरकार ने 28 साल में 50% पेंशन देने का नियम था उनके यहाँ, उसको घटा करके अशोक गहलोत जी 25 साल कर दिए थे। लेकिन अभी राजस्थान से ऐसे कोई केस सामने नहीं आए हैं जो ये बता सके कि हमको ओपीएस मिलने लगी है। वो जब आएंगे तभी उसकी सच्चाई पता चलेगी। कि अभी झारखंड ने क्या किया, झारखंड ने बोला हम ओपीएस देंगे, लेकिन उन्होंने उन्होंने कर्मचारियों के साथ एक जो है एक सहमति पत्र भरवा लिया कि जब तक आप रिटायर नहीं हो जाएंगे हमसे आप अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे। और जब वो कर्मचारी रिटायर हो जाएगा तो उस कर्मचारी को जो 60% एनपीएस वाले हिस्से में से मिलेगा वो पैसा वहां की स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। तो उस तरह से कर्मचारियों को दो पेंशन तो मिलेगी, एक एनपीएस से भी मिलेगी, वो भी अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी, जो ओपीएस में जितनी नौकरी होगी उतना देगी वहां की सरकार, लेकिन कर्मचारी के हाथ में तो कुछ नहीं बचा, उसका तो सारा ही पैसा चला गया मार्केट में, या जो बचा था वो राज्य सरकार ले लेगी। तो ये अभी ओपीएस का मुद्दा पूरी तरीके से कहीं रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे और खजूर में अटक जाए, ऐसी स्थिति ना आए। हम चाहते हैं कि ये मुद्दा पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन होकर के सॉर्ट आउट हो जाए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯੂਪੀਐਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆ, ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। नहीं नहीं नहीं, त्रिलोचन साहब, देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू की गई थी। अभी 26 के हम एंड में बैठे हुए हैं। तो हम्म। जब 25 में शुरू की गई थी, इसमें बहुत कम कर्मचारियों ने इसको ऑप्ट किया, और जितने लोगों ने इसको ऑप्ट किया उसमें उन लोगों की संख्या ज्यादा थी जो या तो रिटायर हो गए थे या फिर एक आध साल में रिटायर होने वाले थे। तो भारत सरकार तो खुद ये मानती है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। तो अभी डिमांड हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बराबर चल रही है, और हम 6 सितंबर को इसी बात को लेकर के एक बैठक कर रहे हैं कि जो भी हम देश में करें वो एकजुट होकर के करें, एक बड़ा आंदोलन तैयार करें। इसके लिए हम पंजाब के भी कर्मचारी नेताओं से अपील भी कर रहे हैं कि आप 6 सितंबर को आइए और बैठक में आप अपने भी सुझाव आकर के रखिए, ताकि हम लोग एक कॉमन जो है एक मूवमेंट तैयार कर सके, एक बड़ा मूवमेंट तैयार कर सके। और अभी भारत सरकार थोड़ा दबाव में भी है। अभी भारत सरकार की जो स्थिति है वो थोड़ा सा अब सुनने लगी है कर्मचारियों को, छात्रों को और बाकी समाज के दूसरे वर्गों को। तो भरोसा है कि इस मुद्दे पर सरकार थोड़ा लचीला रुख अपनाएगी और कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन की जो मांग है उसको सकारात्मक तरीके से हल करेगी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 27 ਚ ਜਾਂ 28 ਚ लागू हो जाएगी? देखिए, इस बात को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से मानता हूं कि पे कमीशन की रिपोर्ट जो है 2027 में ही हर हालत में लागू हो जाएंगी। वो अप्रैल के आसपास मेरा कैलकुलेशन है कि उनको लागू हो जाना चाहिए, और एक हम्म। आध महीने इधर उधर हो सकता है। हम्म। और अब चूंकि 2022 से चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं, यूनियन टेरिटरी के जो कर्मचारी हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नियम कायदा कानून सब उनके ऊपर इंडोर्स होने लगा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम्म। अभी पंजाब में तो छठा पे कमीशन ही चल रहा है। पे कमीशन का नंबर कुछ भी हो सकता है, छठा हो सकता है, सातवां हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना करके देता है कि मिनिमम वेजेज इतना होना चाहिए, मिनिमम बेसिक सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो वो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है जिसमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी
और उसके साथ साथ जो मकान किराया भत्ता है, इनमें समानता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब जो है पंजाब सरकार ये कहे कि हमारे यहाँ तो 3 टियर की जगह 4 टियर होंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 9, 18 और 27% HRA चलता था, तो आप अपने यहाँ इसको 9% की बजाय 3% कर दो, 6% कर दो, 9% कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब यही है कि जो है होमोजिनाइटी हो, एक जैसी संरचना हो, एक जैसे पे स्केल हो, एक जैसे भत्ते हो। कुछ कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, हम मानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा सा वेरी कर सकता है, थोड़ा सा हाउस रेंट अलाउंस वेरी कर सकता है, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि जमीन आसमान का अंतर हो। तो पे कमीशन अभी वहां देखिए, आप केरल में देखिए 11वां पे कमीशन चल रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिनिमम जो बेसिक से है सैलरी है, वो इससे बेहतर दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो 18,000 रुपए बेसिक सैलरी देती है, जबकि केरलम जो सरकार है वो 22 से 23 हजार के आसपास बेसिक सैलरी मिनिमम देती है। तो कम से कम 18,000 से नीचे ना हो। डियरनेस अलाउंस एक जैसे हो पूरे हिंदुस्तान में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहीं भी 10% से कम ना हो बेसिक सैलरी का। और HRA जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो किया जाना चाहिए। वो कोई भी स्टेट हो, उस तरीके का HRA उसको फॉलो करना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।